हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं कि हमारे एफसीआई सिलेबस में जब हमने देखा तो इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स भी दे रखा है टॉपिक। तो हम उस जेनेटिक्स को यहाँ कंप्लीट करते हैं। ये जेनेटिक्स ओनली नोट फॉर एफसीआई, ये सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो हम थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक्स क्या होती है और किस तरीके से इसमें काम होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जेनेटिक्स क्या है। देखो, जेनेटिक्स का मतलब है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो भी हेरिडिटी आती है, हेरिडिटी का मतलब कि एक कैरेक्टर का एक जनरेशन से, अगर कैरेक्टर कोई वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है ना, सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे पेरेंट्स से जो उनके किड्स है, उनके जो बच्चे हैं, उनमें अगर ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, तो वो हेरिडिटी है। ठीक है। अब वेरिएशन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि अगर पेरेंट्स से किड्स में जो कैरेक्टर है ट्रांसफर हो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सारे कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्लोन तो ये बनते नहीं है, क्योंकि कुछ तो वेरिएशन होता है। हम सब भी हमारे माता पिता से कुछ कैरेक्टर्स में अलग है, तो वो जो हम अलग है वो हम वेरिएशन के कारण है। यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो, अगर ये ब्लैक पूरा कोई मान लो एक कैरेक्टर है, अगर ये ट्रांसफर हुआ, तो देखो ब्लैक इसमें भी है, इसमें भी है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहां पर कुछ वेरिएशन आ गए, तो ये जो दो है दैट इज वेरिएशन, ये वेरिएशन आ गए हैं। तो हेरिडिटी क्या है कि किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, और वेरिएशन उस ट्रांसफर कैरेक्टर में कुछ अलग चीजें आ जाती है, कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो इन दोनों का स्टडी, इन दोनों की साइंटिफिक स्टडी एक बायोलॉजी की ब्रांच में की जाती है, और उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। अब जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जीन क्या होते हैं, एलील क्या होता है, डीएनए और क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखो, डीएनए सब जानते हैं। डीएनए क्या है? डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है हमारे अंदर पाया जाता है, जो हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है, या हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके के कैरेक्टर्स आने हैं, बाल कैसे होने हैं, आंखें कैसी होनी है, हाइट कैसी होनी है, ये सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि इस डीएनए के अंदर कंजर्व करी जाती है, रखी जाती है। अब ये जो डीएनए है, लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। वो डीएनए हमारे क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। हम क्रोमोसोम को अगर खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का डीएनए मिलेगा। ठीक है। इस डीएनए के अंदर, डीएनए किससे मिलकर बना है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी बेस होते हैं, फॉस्फेट होता है, प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। इन तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। नाइट्रोजनी बेस जो है प्यूरिन पिरिमिडीन होते हैं, ए डबल बॉन्ड टी और जी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी, एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न करता है, वो हमारा जीन कहलाता है। ठीक है। अब ये जो जीन है, ये डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम एलील कहते हैं। एलील मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। तो एक जीन जो है डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है। जैसे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। तो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, इसको हम एलील कहते हैं। ठीक है। तो ये जीन और एलील जो है, ये बेसिक होता है हेरिडिटी का। ये जीन जो है, दिस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट है। हेरिडिटी की यूनिट जो होती है वो जीन होती है। तो हेरिडिटी की यूनिट जीन है और उसके डिफरेंट फॉर्म एलील होते हैं। अब अगर हम जेनेटिक्स की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि जेनेटिक्स में किस किस ने काम किया है, कौन इसके फादर कहलाते हैं। तो जेनेटिक्स का अगर बात शुरू हुई है तो सबसे पहले ग्रेगोर जोहन मोएंडल का नाम आता है। ग्रेगोर
जॉन मेंडल का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है जेनेटिक्स में, इसलिए ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। इन्होंने ही हमें स्टार्टिंग शुरुआत में बताया कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स की स्टडी कैसे की जाए। ठीक है, इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं हम उनको, विलियम बेटसन। विलियम बेटसन जो है, इन्होंने जेनेटिक्स टर्म भी दिया है। जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय विलियम बेटसन इन 1905। इसी के साथ जेनेटिक्स टर्म के साथ इन्होंने होमोजाइगस टर्म, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है, एलील, तो ये टर्म जो है, ये सब टर्म विलियम बेटसन ने दिए हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो है, चाहे जेनेटिक्स हो, होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो या एलील हो, दीज टर्म्स आर गिवन बाय विलियम बेटसन। तो विलियम बेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हो गए। इसके बाद फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स मतलब जो ह्यूमन के डीएनए, ह्यूमन का जीन है, ह्यूमन के कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, उन सब की डिटेल स्टडी ए गैरोड ने की थी, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर। अब हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, और किस पर किए थे, ड्रोसोफिला पर किए थे। ड्रोसोफिला पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे और हमें जेनेटिक्स की और ज्यादा डिटेल स्टडी या डिटेल के बारे में बताया, तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर है वो टीएच मॉर्गन को कहते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल की जो बात है हम पूरी डिटेल में आगे करेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या क्या योगदान इसमें रहा है। उससे पहले हमें जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम बार बार यूज करते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जीन पूल क्या है, जीनोम क्या है, तो ये सब चीजें हमें इनके बारे में थोड़ी पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखो, होमोजाइगस जो जीन होता है वो एलील के फॉर्म में होता है, ये अभी हमने ऊपर देखा है कि इसके दो फॉर्म होते हैं जीन के। ठीक है, तो अगर वो दोनों फॉर्म सेम हो, इफ सारे एलील जो है, इफ एलील आर सेम, अगर एलील सेम है तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और अगर ये एलील जो है डिफर हो, डिफरेंट एलील हो, तो उसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे। जैसे मान लो एक जीन है, ये पूरा एक जीन है, दैट इज वन जीन, इस जीन के दोनों एलील सेम थे तो होमोजाइगस हो गए, इस जीन के दोनों एलील अलग अलग है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, दिस इज आल्सो हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन ये होती है कि किसी डिप्लॉइड स्पीसीज में अगर जीन का केवल एक फॉर्म पाया जाए, या तो ये या स्मॉल टी हो या केवल स्मॉल वाई हो, तो अगर कोई एक फॉर्म पाया जाता है किसी भी डिप्लॉइड में तो वो कंडीशन हेमीजाइगस कंडीशन कहलाती है। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप मतलब बाहर से हम किसी जिसे देखकर एक्सप्लेन कर सके, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, दैट इज फिनोटाइप। तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है बाहरी रूप से, इसको हम इजीली देख सकते हैं। अपीयरेंस जो होती है बाहरी रूप से, इजीली हम इसको देख सकते हैं, जैसे हाइट है, ठीक है, वेट है, या फिर कोई भी हेयर कलर है, आई कलर है, ठीक है, फ्लावर कलर है, प्लांट हाइट है। इस तरीके से हम जो भी देख पा रहे हैं वो उस प्लांट के फिनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके जीन किस तरीके के हैं, होमोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, या लिंक्ड जीन है, कि किस तरीके के जीन है, वो उसका जीनोटाइप होता है। इसको हम बाहर से देखकर पता नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डीएनए आइसोलेट करना पड़ता है, या उसके जो है क्रॉस करा के देखने पड़ते हैं, बैक क्रॉस वगैरह से पता चलता है कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। इसके बाद एक टर्म आता है जीनोम। जीनोम होता है किसी भी स्पीसीज के हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या, हैप्लॉइड क्रोमोसोम की, ठीक है। और जीन पूल होता है टोटल जीन ऑफ ए
population of a species, total gene present in the population of a single species, total gene present in the population ऑफ ए स्पीसीज। तो किसी एक स्पीसीज की पॉपुलेशन में जितने भी जीन प्रेजेंट है हम उसे उसका जीन पूल कहेंगे। ठीक है, हैप्लोइड क्रोमोसोम के जो इस पर जीन प्रेजेंट है उसको हम जीनोम कहेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ टर्म है। इसके अलावा इनब्रीडिंग क्या है और आउटब्रीडिंग क्या है। इनब्रीडिंग का मतलब क्लोजली रिलेटेड, अगर स्पीसीज का अगर कोई क्लोजली रिलेटेड के बीच में अगर हम ब्रीडिंग करवाएं, क्लोजली रिलेटेड के बीच में अगर ब्रीडिंग होती है तो वो इनब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, इससे क्या होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। और आउटब्रीडिंग क्या होती है, फारली रिलेटेड या अनरिलेटेड के बीच में अगर हम ब्रीडिंग करवाएं, फारली रिलेटेड या अनरिलेटेड, तो वो आउटब्रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग के टाइप है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर का मतलब है कि हमने अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद अगर वो जो पर्टिकुलर प्रोजेनी है, वो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, वो अगर किसी एक कैरेक्टर में भी अपने पेरेंट्स से ज्यादा हाइयर आ गए, ज्यादा अच्छे आ गए, तो वो हाइब्रिड वीगर हो जाएगा। मतलब बच्चों का अपने माता पिता से किसी भी कैरेक्टर में अच्छे होना हाइब्रिड वीगर कहलाता है। इसके बाद जेनेटिक्स की 3 टर्म आती है, यूजेनिक, यूथेनिक और यूफेनिक। यूजेनिक का मतलब है कि ह्यूमन में इंप्रूवमेंट करना बाय द इंप्रूवमेंट ऑफ देयर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का यूज कर जेनेटिक्स का उपयोग कर हम किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो यूजेनिक कहलाता है। एक आता है यूथेनिक, उसके एनवायरमेंट को हम इंप्रूव करके, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, एनवायरमेंट के स्टडी कर हम उसके पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट करते हैं, तो वो यूथेनिक्स होता है। और एक होता है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स का मतलब मेडिकल या बायोटेक का यूज कर किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में उसमें इंप्रूवमेंट करना, उनके कैरेक्टर्स में इंप्रूवमेंट करना, उनके जीन में इंप्रूवमेंट करना, यूफेनिक्स कहलाता है। तो ये 3 तरीके के टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स में यूज की जाती है, ये इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है, ये एनवायरनमेंट पे आधारित है, और ये मेडिकल या बायोटेक का यूज कर हम उसे इंप्रूवमेंट करते हैं किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को, तो उनके लिए ये टर्म यूज किए जाते हैं। अब जेनेटिक्स की बात आएगी तो मेंडल की बात सबसे पहले आएगी, क्योंकि मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो इनका जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक में क्या क्या काम हुए वो हम देख लेते हैं। इनका जो बर्थ है 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। ठीक है, 1849 से 1855 तक इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में स्टडी की। इनके स्टडी प्रोग्राम 1849 टू 1855 तक। फिर ये एक चर्च में फादर बन गए थे। एक चर्च में फादर बन गए थे, वहां फादर का काम करते थे, जो पादरी होते हैं उनका काम करते थे। उस चर्च के पीछे क्या था, एक फील्ड था। उस फील्ड में ये मटर की खेती करने लगे। तो इन्होंने क्या हुआ, देखा कि मटर जो है वो किस तरीके से अपने कैरेक्टर शो कर रहा है। कुछ की फलियां लंबी है, कुछ की छोटी है, कुछ प्लांट बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे। 1856 से 1865 तक जो है इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे, और उस आधार पर इन्होंने 1866 में एक एक्सपेरिमेंट अपना पब्लिश करवाया। उस एक्सपेरिमेंट का टाइटल था, दिस इज द टाइटल, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट। और किस, ये जनरल का नाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये 1866 की जनरल थी, उसमें इनका काम जो है वो एक टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के रूप में पब्लिश हुआ। ठीक है, और इनकी डेथ हो गई 1884 तक। अब इनकी जब डेथ हो गई तब तक
इनका जो ये वर्क था इसको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया इनके वर्क पर, ठीक है, जबकि इन्होंने सब कुछ हमें बता दिया था, है ना। तो इनके वर्क पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और ये बेचारे ऐसे ही इनकी डेथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आया 1900, सन 1900 आया। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरिच, कार्ल कोरेंस और एरिस्ट वॉन सेनमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट जो है, इन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली अध्ययन किया और यही चीजें इन्होंने भी डिस्कवर की। तो ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क कहलाती है। यहां से मेंडल को ख्याति प्राप्त हुई, मेंडल फेमस हुआ। तो एक साइंटिस्ट ह्यूगो डिवरिच, ये डच या हॉलैंड से थे, हॉलैंड में जो है, ये जर्मन साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस, और ये ऑस्ट्रिया से थे। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली काम करा है, इंडिपेंडेंटली काम करा है। ये तीनों किसी को भी आपस में नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है कि मिलकर काम करा है, पर तीनों ने एक ही काम करा है। तो इन तीनों के एक ही काम से फिर बाद में पता चला कि ये काम तो पहले ही मेंडल कर गए थे। तो मेंडल अगर कर गए थे तो मेंडल क्यों फेमस नहीं हुए उस टाइम? इसके कुछ रीजन रहे हैं मेंडल फेमस क्यों नहीं हुए। एक तो ये कि उन्होंने पहले उस टाइम पे स्टैटिक्स और मैथ का यूज कर दिया, स्टैटिक्स और मैथ का यूज कर दिया, जो कि उस समय से बहुत आगे था, ठीक है। लोग समझ ही नहीं पाए कि बायोलॉजी में मैथ का कैसे यूज हो सकता है, ये तो कोई पागल बना रहा है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। उन चार्ल्स डार्विन को उस टाइम बहुत पॉपुलैरिटी थी, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, सब उन्हीं का ही काम देख रहे थे। तो इनके काम पर, मेंडल के काम पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। इसके अलावा जो इनका जनरल था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वो जर्नल जो है वो भी कोई ज्यादा फेमस जर्नल नहीं था। तो इसलिए इन कारणों से वो मेंडल है उस टाइम फेमस नहीं हो पाए और उनका काम दब कर रह गया। 1884 में उनकी डेथ हो गई। अब मेंडल जो है सक्सेस क्यों हो पाए? क्योंकि सक्सेस तो वहीं से हो गए थे जब उन्होंने पी का प्लांट चूज किया था। उन्होंने प्लांट ही ऐसा चूज किया, पी, मटर। इस मटर का क्या है, ये एक सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है, तो इजीली जो है प्रोजेनी इसकी तैयार हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, लाइफ भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती है। इसके अलावा इन्होंने एक एक कैरेक्टर्स का अध्ययन किया, एक टाइम पर केवल एक कैरेक्टर का अध्ययन किया। तो एक कैरेक्टर का अध्ययन किया, ये भी इनके लिए फायदेमंद हुआ, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मेंडल के काम थे जिसके कारण वो सक्सेस हो पाए। और पी जो है, एक साल में कई सारी प्रोजेनी, 2 से 3 प्रोजेनी हम इसकी ले सकते हैं। इस तरीके से ये मटर का जो प्लांट लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा इनके लिए। अब देखो, मटर के प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को मटर में चूज किया, ठीक है। कैरेक्टर चूज करने पड़ेंगे, उसी पर स्टडी होगी। तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रेसेसिव कैरेक्टर होता है। डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब ऐसा कैरेक्टर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो हो। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कोई कैरेक्टर शो होता है, हेट्रोजाइगस जैसे टी और टी, वाई और वाई, या कुछ भी पी और पी, इसमें से जो कैरेक्टर शो होगा। अब क्योंकि इसमें तो हाइट का भी जीन है और ड्वार्फनेस का भी जीन है, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट केवल हाइट का जीन जो है वो शो होता है, मतलब जो लंबा है वही शो होता है, बोना शो नहीं होता है, क्योंकि ये इसके काम को दबा देता है। वो होता तो है लेकिन वो दबा देता है, ये टी इसके काम को दबा देता है। तो टी जो है, बड़ा वाला, जो लंबाई बढ़ाने के काम आता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ये जो दूसरा कैरेक्टर है जो डिनोट नहीं कर पाता है अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो रेसेसिव कैरेक्टर होता है। तो देखो, इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए हैं अपनी स्टडी के लिए। ये 7 कैरेक्टर पे इन्होंने स्टडी की, और ये जो कैरेक्टर है 1 2 5 7, क्रोमोसोम नंबर 1 4 5 7, ये क्रोमोसोम के नंबर है। इस क्रोमोसोम पर ये कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट होते हैं 1 4 5 7 पर। तो देखो, पहले हाइट लिया, हाइट में टी जो था, टाल जो था, वो डोमिनेंट था, और शॉर्ट जो होते हैं वो रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, मतलब हेट्रोजाइगस में केवल टोल दिखाई देगा। शीट शेप की अगर बात करें तो एक राउंड शेप होता है, एक रिंकल्ड शेप होता है, ठीक है।
सीड कलर, येलो कलर जो है डोमिनेंट है, ग्रीन कलर जो है रिसेसिव कैरेक्टर होता है। इसी के साथ सीड कोट का कलर अगर हम बात करें तो वो ग्रीन जो है डोमिनेंट है। सीड कोट मतलब सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है, और जो दूसरा व्हाइट है वो रिसेसिव ट्रेट है। पोड का अगर देखें पूरी फुली हुई है, इन्फ्लेटेड है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और सिकड़ी हुई है, कंस्ट्रिक्टेड है, फ्लेट है, तो उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहा। पोड कलर जो है, अगर ग्रीन कलर का पोड है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कई में पोड येलो कलर के भी आ जाते हैं तो वो रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ये दोनों अगर जीन प्रेजेंट होंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी, तो केवल ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर एक्सियल कंडीशन पर है कि टर्मिनल कंडीशन पर है, तो इस आधार पर एक्सियल और टर्मिनल रेसेसिव और डोमिनेंट हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने 1 4 5 7 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट डिफरेंट जीन के 7 कैरेक्टर्स की स्टडी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर करी। ठीक है, अब इनकी जब इन्होंने स्टडी करी तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल निकाले। तो प्रिंसिपल कैसे निकाले? प्रिंसिपल से पहले हमें ये देखना है क्रॉस कौन कौन से हैं। देखो, पहले इन्होंने क्या करा, कोई एक कैरेक्टर लिया। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं हम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करा, इन्होंने कोई एक कैरेक्टर लिया। एक कैरेक्टर मान लो लंबाई का ले लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल का प्रिंसिपल क्या रहा है, मेंडल का बेसिक क्या रहा है, इन्होंने एक तो प्योर जनरेशन ली है। क्रॉस के लिए हमेशा प्योर पेरेंट का चूज करा है। प्योर पेरेंट मतलब जिसमें दोनों जीन्स दोनों एलील सेम हो, होमोजाइगस कंडीशन हो, और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया है। तो ये मेंडल के जो दो इस प्रिंसिपल पर इन्होंने काम करा है। अब इन्होंने लेंथ लिया, 2 प्लांट लिए। एक जो लंबा प्लांट था, प्योर लंबा था, क्योंकि लंबा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, लेकिन उन्होंने प्योर लंबा लिया जिसमें दोनों एलील सेम हो। और एक प्योर ड्वार्फ लिया, तो ये टाल था, ये ड्वार्फ था। अब जब ये अपने गेमीट बनाएंगे तो कैपिटल टी एक गेमीट बनेगा और इसके गेमीट ये बनेंगे। ठीक है, इन दोनों में इन्होंने क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन हमें मिली, फीलियल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन प्राप्त हुई, हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली। अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन पे इन्होंने इसकी सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग मतलब इसी प्लांट से क्रॉस करवाया। तो वो हमें क्रॉस करवाएंगे अगर हम, तो एक बार हम नीचे देखते हैं। यहां कर लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर क्रॉस सेल्फिंग करवा रहे हैं तो दोनों को 2 बार लिखना पड़ेगा। इसके गेमीट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। गेमीट फॉर्मेशन अभी मैं आगे बताऊंगा कि गेमीट कैसे बनते हैं। और इन्होंने इसका क्रॉस कराया, कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी। तो इस तरीके से हमारे पास 4 ही आ गए। इसमें से ये प्योर टॉल है, प्योर, क्योंकि दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है। ये प्योर ड्वार्फ है, ठीक है, ये प्योर ड्वार्फ है। इसके अलावा ये इम्प्योर टॉल है, मतलब ये टोल तो होंगे क्योंकि कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए ये टोल होंगे। ये स्मॉल टी को प्रदर्शित नहीं होने देगा, शो नहीं होने देगा, लेकिन ये इम्प्योर है। तो इन्होंने जब इसका क्रॉस करा, तो अब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं। फिनोटिपिक मतलब बाहर से देखने पर तुम्हें क्या लग रहा है, 4 प्लांट मिले हैं, इसमें से ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, 3 लंबे हैं और एक बोना है, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया, फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। 3 लंबे हैं और एक बोना है। और जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें तो देखो, एक तो पूरा प्योर लंबा 1, 2 इम्प्योर लंबे 2, और एक प्योर बोना तो 1। तो ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक इसका रेशियो हो गया है 3:1। 3 मतलब 3 पूरे लंबे हैं, एक छोटा है, एक बोना है, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो गया है।
अब इन्होंने इस क्रॉस के आधार पर दो प्रिंसिपल दिए, मैं नियम की बात नहीं कर रहा हूं, नियम अलग है, दो प्रिंसिपल दिए और एक नियम दिया। देखो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पहला जो प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। मेंडल जो था, इन्होंने जीन जो है उसको फैक्टर कहा था, इन्होंने जीन नहीं कहा था, इन्होंने फैक्टर कहा था। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जीन या फैक्टर जो है किसी कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है तो हमेशा वो पेयरिंग के रूप में रहता है। ठीक, ये देखो ये दोनों पेयरिंग के रूप में रहते हैं, है ना। तो जीन हमेशा पेयरिंग के रूप में रहता है, ये इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निष्कर्ष निकाला। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन जो आ जाए, जैसे ये F1 जनरेशन आई थी, इस जनरेशन में जो भी कैरेक्टर शो होता है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर शो होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो पर्टिकुलर एलील उस जीन का डोमिनेंट होता है, बाकी जो शो नहीं हो पाता है वो रेसेसिव होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इन्होंने दिया। इसी के आधार पर या इसी के बाद इन्होंने इसका एक नियम निकाला, वो हम देखते हैं मेंडल का पहला लॉ। मेंडल ने केवल दो ही लॉ दिए हैं, इसके अलावा और बाकी इसके प्रिंसिपल है या पोस्टुलेट है, लेकिन लॉ केवल दो ही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें यह कहता है कि अगर कोई जीन है, इसके दो एलील है, देखो ये एक टॉलनेस का जीन था, इसके दो एलील थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो दोनों एलील है, ये गैमीट बनते टाइम इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करता है। देखो टी ने टी को कोई अफेक्ट नहीं करा और गैमीट इंडिविजुअली इसके गैमीट बन गए हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है कि गैमीट के टाइम ये दोनों इंडिविजुअली अलग हो जाते हैं। इट स्टेट दैट इंडिविजुअली पोसेस टू एलील एंड पेरेंट पोसेस ओनली वन एलील टू हिज ऑफस्प्रिंग। तो अब क्या कि ऑफ स्प्रिंग जो है या इसकी जो प्रोजेनी है, उसमें एक पेरेंट से केवल एक ही आ पाता है। ये देखो ये टी केवल यहाँ पे आया और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आया। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों टी इसके आ गए या दोनों टी इसके आ गए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि रहते तो वो साथ में हैं, लेकिन जब गैमीट बनने की बात आती है या प्रोजेनी में ट्रांसफर होने की बात आती है, तो वो इंडिविजुअली जो है अपना एलील ट्रांसफर करते हैं। एक से एक आता है, दूसरे से दूसरा आता है। तो इस तरीके से दोनों से एक एक ट्रांसफर होता है। ये प्रिंसिपल या ये लॉ पहला था मेंडल का सेग्रीगेशन का, और ये इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दिया। दूसरा जो लॉ दिया इन्होंने, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसको समझने से पहले हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा, क्योंकि डाइहाइब्रिड जो क्रॉस है उसी के आधार पर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिया था। तो देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट समझने के लिए पहले हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम किसी क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को एक साथ ले लें। दो कैरेक्टर्स को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनोहाइब्रिड में हमने केवल एक कैरेक्टर लिया था, क्या लिया था, हाइट ली थी। टॉल और ड्वार्फ दो ही प्लांट थे, लेकिन यहां हमें दो कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, दो कैरेक्टर कौन कौन से लेंगे, एक तो हम लेंगे प्लांट सीड का कलर येलो और ग्रीन, सीड कलर हो गया, और एक सीड शेप लेंगे, सीड की शेप की सीड जो फूला हुआ है, स्वेल्ड है या रिंकल्ड है। दो कैरेक्टर लिए हैं। पहला जो कैरेक्टर है इसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, ग्रीन को हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे, स्वेल्ड को जो है हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। क्योंकि येलो कलर जो है ये डोमिनेंट है, इसलिए हमने इसको कैपिटल वाई दिया। ग्रीन कलर रेसेसिव है, इसलिए हमने इसको स्मॉल वाई दिया। स्वेल्ड अगर फूला हुआ बीज है तो उसे हमें कैपिटल आर, और अगर पिचका हुआ सिकुड़ा हुआ बीज है तो हमें उसको स्मॉल आर दिया। अब हम इन दोनों का क्रॉस करवाया। हमने एक बीज लिया येलो और कैपिटल आर वाला, मतलब येलो कलर का है और फूला हुआ है, बिल्कुल गोल है। इसका हमने क्रॉस करवाया ग्रीन कलर से और रिंकल्ड बीज से। देखो सिकुड़ा हुआ बीज है, इसकी सरफेस तुम देखोगे तो थोड़ी पिचकी हुई सी। इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो हमें F1 प्रोजेनी मिली। F1 प्रोजेनी के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये येलो ही और होगा ये स्वेल्ड ही, फूला हुआ, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद
हमने इसका सेल्फिंग करवाई। अब सेल्फिंग करवाने के लिए देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी सेल्फिंग करवाई हमने कैपिटल वाई स्मॉल आई स्मॉल आर से। अब इसके गेमीट बनाने हैं। गेमीट बनाने के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या करा, गेमीट बनाने के लिए ना एक फॉर्मूला लगाते हैं n की पावर 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ n जो है हेट्रोजाइगस के नंबर है, हेट्रोजाइगस कितने जीन है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो 2 है, 2 की पावर 2 मतलब 4 इसके एलील बनेंगे, 4 से गेमीट बनेंगे सॉरी। अब गेमीट जो है फोर्क लाइन मेथड से बनता है। फोर्क लाइन में हम कैपिटल वाई, एक सेकेंड, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को यहाँ रख देते हैं, इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये फोर्क लाइन मेथड होती है। इसमें हम जो पहले जीन है उसे दोनों को अलग अलग रख देते हैं और उसके बाद फोर्क बना, जैसे कांटे वाली चम्मच नहीं होती फोर्क वाली, है ना, तो वो फोर्क लाइन मेथड का यूज करते हैं। और उसके बाद जो भी जीन होते हैं उसे, अगर यहाँ मान लो स्मॉल आर होता तो हम इसका 2 लाइन नहीं करते, कैपिटल वाई से केवल एक स्मॉल आर कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से 2 लाइन तभी करते हैं जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। तो ये एक मेथड होती है जिससे हम गेमीट बनाते हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे एचसीआई के लिए। अब एक चेकर बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो सी पुनेट ने दिया था हमें। चेकर बोर्ड में ये है कि हमें क्रॉस करवाने के, अब देखो 4 क्रॉस थे, कैपिटल टी स्मॉल टी एक सेकेंड, ये अगर 2 क्रॉस थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको तो हमने ऐसे ही क्रॉस करवा लिया था। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, 4 इसके बनेंगे 4 उसके बनेंगे 8, और 8 को आपस में क्रॉस कराना पड़ेगा, तो इस तरीके से 16 हो जाएंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस चीज को समझाने के लिए चेकर बोर्ड मेथड आई, सी पुनेट ने चेकर बोर्ड मेथड दी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, चेकर बोर्ड बनाना बताया। चेकर बोर्ड मेथड किसने दी, सी पुनेट ने दी थी। सी पुनेट ने चेकर बोर्ड बनाया। और चेकर बोर्ड में कैसे बनाते हैं हम, एक तरफ जो है देखो मेल रखते हैं और उसके नीचे फीमेल रखते हैं। यहाँ मेल के गेमीट है ये सब और ये सब फीमेल के गेमीट है। अब इसका इससे अगर क्रॉस कराएंगे तो ये, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो ये, इसका इससे कराया तो ये, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। अब इसमें से कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले हैं जो वो पूरे येलो है, तो हमने देखा फिनोटाइप बनाते हैं इनका कि येलो और फूले हुए कौन कौन से बीज हमें दिख रहे हैं, ये और ये। तो इस तरीके से अगर हम पूरे में देखेंगे तो हमें पूरे येलो और फूले हुए 9 मिलेंगे। इसके अलावा ग्रीन और फूले हुए हमें 3 मिलेंगे, पिचके हुए या सिकुड़े हुए या रिंकल्ड और येलो हमें 3 मिलेंगे, और ग्रीन और रिंकल्ड हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से ये इसका फिनोटाइप हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, और अगर इसका हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 1224 1212 1, ये इसका जीनोटाइप होगा। इसको तुम निकाल के देख लेना, जीनोटाइप यही निकलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस मिलाया। अब इन्होंने इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर एक और नया लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ये कहता है कि जब भी हम किसी 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो 2 कैरेक्टर की स्टडी करने पर दोनों कैरेक्टर जो है इंडिपेंडेंटली अपनी नई जनरेशन नई प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई भी आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे हमने 2 कैरेक्टर लिए थे, येलो और रिंकल था या येलो और स्वेल्ड था, तो इसमें ये जो आर था इसने वाई को कोई प्रॉब्लम नहीं करी और वाई ने इस आर को कोई प्रॉब्लम नहीं करी, दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए, दोनों एक के साथ एक जुड़े हुए नहीं हुए, ये मेंडल ने कहा था। ठीक है, पर मेंडल की ये थ्योरी जो है लिंकेज में गलत हो जाती है, क्योंकि लिंकेज में लिंक जीन जो है लिंक्ड हो जाते हैं और वो हमेशा साथ ही रहते हैं, अलग ही नहीं होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है लिंकेज इनका, लेकिन तब तक लिंकेज की खोज नहीं हुई थी और ये मान लिया गया था। तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ये कहता है कि कोई भी इनहेरिटेंस के अंदर एक पेयर ऑफ फैक्टर या जीन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली
इनहेरिटेंट होता है, अगली पीढ़ी में चले जाता है, दूसरे पेयर से वो जो है कोरिलेट नहीं होता है या उसको अपन अफेक्ट नहीं करता है। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट था जो कि मेंडल ने दिया। इसी के साथ हमने मेंडलिज्म को खत्म करा, मेंडल के लॉ और पोस्टुलेट या प्रिंसिपल जो थे वो खत्म करे। आगे हम जीन इंटरेक्शन वगैरह, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये थोड़ा बहुत देखेंगे, सरफेसली देखेंगे, ज्यादा डीपली नहीं देखेंगे। और जेनेटिक्स भी हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।